नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है जवाब तो चाहिए का। देखिए, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मेरठ में जिहादी साजिश का खूंखार चेहरा बेनकाब हुआ है। जहां आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद जिहादी गिरोह ने शहर को बरेली जैसी हिंसा की आग में झोंकने की घिनौनी साजिश रची थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ की बहादुर पुलिस से समय रहते इस जिहादी षड्यंत्र को कुचल डाला। जी हां, आपको बता दें कि व्हाट्सएप ग्रुप पर चल रही रैली की साजिश में 4 दुर्दांत जिहादी, जिनके नाम फैज, नफीस, आबिद और मोहम्मद लुकमान, इनको दबोच लिया पुलिस ने। ये जिहादी पोस्टर और पैम्पलेट लेकर शहर में अशांति फैलाने की तैयारी दरअसल कर रहे थे। हिंदू धर्म को निशाना बनाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी। पुलिस ने इनके फोन से आपत्तिजनक सामग्रियां भी बरामद की हैं, ये भी जान लीजिए। और सरूरपुर थाने में मुकदमा दर्ज हो चुका है। यह कोई साधारण प्रदर्शन नहीं, बल्कि बरेली हिंसा की तर्ज पर हिंदू राष्ट्र को जलाने का जिहादी प्लान मेरठ में इस बार रचा जा रहा था। सोचिए जरा, यह जिहादी हिंदू मेरठ को दंगे की चपेट में लाकर, ये जिहादी हिंदू बाहुल मेरठ को दंगे की चपेट में लाकर क्या हासिल करना चाहते थे? ये सवाल बेहद बड़ा है। कुछ दिन पहले मवाना कस्बे में इदरीश, तस्लीम, रेहान, गुलफाम और हारून जैसे जिहादियों ने पोस्टर लगाकर आस्था का अपमान किया, लेकिन पुलिस ने तुरंत इसे हटवाया, मामला दर्ज हुआ। अब ये नई साजिश, लेकिन योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ने सब कुछ नाकाम कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बरेली हिंसा पर जिहादियों को सख्त अल्टीमेटम दिया था। मौलाना भूल गए कि अब सत्ता में है कौन? दंगे करने वाली अगली पीढ़ियां सोचेंगी भी नहीं, क्योंकि हम सिस्टम को बंधक नहीं बनने देंगे। बुलडोजर तैयार है, कर्फ्यू नहीं होगा, सख्त एक्शन होगा। योगी आदित्यनाथ ने तमाम बार ये बातें कही। सीएम योगी का ये बयान जिहादियों के लिए मौत का फरमान है। मेरठ में भी वही होगा, हर जिहादी को कुचल दिया जाएगा। ये राष्ट्रद्रोही हिंदू समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हिंदूवादी ताकतें जाग चुकी हैं। सुदर्शन न्यूज हमेशा कहता आया है कि जिहादी गिरोह हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिश रच रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की पुलिस लगातार उनके हर मंसूबों को नाकामयाब कर रही है। हिंदू अब चुप नहीं बैठेगा, यह भी समझना बहुत जरूरी है इन जिहादियों के लिए। हर जिहादी जेल या फिर मिट्टी में दफन होगा। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा देते, ताकि आप समझ पाएं कि मेरठ में एग्जैक्टली क्या हुआ। हिंसा के बाद अब यूपी के मेरठ में भी कुछ लोगों ने माहौल खराब करने का प्रयास किया। थाना सुरूरपुर क्षेत्र के खिरवा गांव में जो है माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसको मेरठ पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उन लोगों की गिरफ्तार की गई है और 4 लोग उसमें गिरफ्तार किए गए हैं। फिलहाल मेरठ के एसएसपी विपिन ताड़ा ने भी अपना जो है बयान जारी किया है और उन लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। और मेरठ के अंदर पुलिस प्रशासन लगातार अपनी नज़र बनाए हुए है कि बरेली हिंसा जिस तरीके से हुई थी, जिस तरीके से आई लव मोहम्मद को लेकर सड़कों पर उतरे थे, अब जो है मेरठ के अंदर इस तरह का माहौल खराब ना किया जा सके। कैमरा पर्सन के तो मेरठ को सुलगाने की साजिश किस कदर वहां पर रची जा रही थी, वो जरा आप समझ लीजिए। ग्राफिक्स के माध्यम से उन जिहादियों के नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं और उनकी तस्वीर भी बीच बीच में हम आपको दिखा रहे हैं। आई लव मोहम्मद पोस्टर लगाकर हिंदू बाहुल इलाके में जिहादी करना क्या चाह रहे थे? पंपलेट और पोस्टर देर रात में ले जाकर सभी के घरों के बाहर चिपका दिया गया। पुलिस को सूचना मिली। पुलिस मामले की संवेदनशीलता को जानती कि बरेली में आखिर हुआ क्या। उसको देखते हुए पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और गिरफ्तारियां भी हुई, मामला भी दर्ज किया गया। साथ साथ में ये आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर जो हिंसा भड़काने की साजिश के तहत कट्टरपंथियों ने घरों पर चिपकाए थे, उनको वहां से निकाल लिया गया। व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार मैसेजेस जो है वो भेजे जा रहे थे। अब समझिए, मेरठ हिंदू बाहुल जिला है और वहां पर ये कितनी बड़ी साजिश रची जा रही थी। बरेली में क्या हुआ वो लगातार चर्चा का विषय बना रहा। बरेली की तर्ज पर मेरठ में हिंसा फैलाने की जो साजिश रची गई, वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने एक बार फिर से वहां पर सक्रियता दिखाई। मौके पर पहुंचकर सभी पोस्टर जो है वो हटा दिए गए। पंपलेट और पोस्टर्स हटाने के दौरान की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये जो पोस्टर वहां पर लटकाए गए, लगाए गए, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये करना क्या चाह रहे थे, इनकी योजना क्या थी, ये सब जांच का विषय है।
इनसे कड़ाई से पूछताछ हो रही है। पुलिस अपने तरीके से इनसे पूछताछ कर रही है। जो भी जानकारियां निकलकर सामने आएंगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। रैली का मकसद शहर का माहौल खराब करना था क्या, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बरेली हिंसा की तरह मेरठ में भी अशांति फैलाने की साजिश जो रची गई वो नाकाम तो हो गई, लेकिन सवाल यही है कि अगला नंबर किसी और शहर का तो नहीं है। सावधान रहने की आवश्यकता है। हमारे साथ अब पैनल कनेक्ट हो रहा है धीरे धीरे करके। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील है। अविरल मलिक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन जिहादियों की मंशा है क्या, अब ये पोस्टर्स मेरठ में क्यों चिपकाए गए जब मामला इतना संवेदनशील चल रहा है तो। लेकिन चर्चा की शुरुआत में अविरल आपके साथ करूंगा। सरकार आपकी है, प्रयास तमाम हुए सरकार की तरफ से, प्रशासन बड़ा सजग रहा, शायद इसीलिए लास्ट जो जुमा गया उसमें बड़े अच्छे से सब कुछ हो गया बरेली में। लेकिन इतनी एक्शन के बाद, इतने प्रयास के बावजूद ये जिहादी और जो कट्टरपंथी तत्व हैं वो कैसे मेरठ में बाहर आ गए, ये भी अपने आप में एक चिंता का विषय है। आज मेरठ की बात है, कल लखनऊ में भी हो सकता है, कोई और शहर में भी इस प्रकार की साजिशें हो सकती हैं। ये रह रह के बाहर कैसे आ रहे हैं, क्या कोई लूप होल है सिस्टम में, जरा बताइए दर्शकों को। अविरल जी, ये देखिए, जहां तक विषय एक तरीके जिहादियों का, तो मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में जिहादियों के लिए किसी प्रकार से कोई स्थान नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और जहां तक विषय है कुशल नेतृत्व का, तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में सब कुछ बढ़िया चल रहा, अच्छा चल रहा है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है, ये पर्टिकुलरली जिहादियों के द्वारा जो हरकतें की जाती हैं, ये किसी प्रकार से कोई भी जिहादी अगर इस प्रकार की हरकत करता है, मैं समझता हूं कानूनी रूप से, पूर्ण रूप से उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी रूप में कोई फेंट बट नहीं है। और किसी प्रकार से अगर ये साजिश करने का प्रयास करते हैं तो हर जिहादी साजिश को पूर्ण रूप से नाकाम कर एक कार्य से करने का काम किया जाएगा, बेपर्दा किया जाएगा। और उसके साथ साथ सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल के सभी दर्शकों को मैं इस विषय आश्वस्त करना चाहूंगा कि योगी जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से इस प्रकार के जिहादी मानसिकता के लोगों को एक्सपोज करने का भी काम किया जा रहा है। इन्हें फंडिंग कहां से हो रही है उसकी भी निरंतर जांच की जाती है। और निश्चित रूप से जहां भी इनका सपोर्ट सिस्टम है उस तक प्रहार करने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस पूर्ण रूप से कर रही है। उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से सजग है, सतर्क है, और किसी प्रकार से जिहादियों को, आतंकवादियों को, एक प्रकार से आतंकी मानसिकता के लोगों को, गैर कानूनी काम करने वालों को, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क करने वालों को, लॉ एंड ऑर्डर खराब करने वाले लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। और जहां तक विषय पर्टिकुलरली लॉ एंड ऑर्डर का, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट इशू है, ना कंकरेंट लिस्ट में है, ना यूनियन लिस्ट में है। उत्तर प्रदेश सरकार की हमारी पूरी जिम्मेदारी है, पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की पुलिस की है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस पूर्ण रूप से अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का। आप बने रहेगा हमारे साथ। शोएब सिद्दीकी जी भी हैं, एक बार ओपनिंग रिमार्क उनका भी हो जाए। बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अरुण कृष्णा जी हिंदू धर्माचार्य हमारे साथ जुड़ेंगे, अशोक तिवारी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन शोएब सिद्दीकी जी, बतौर एक मुस्लिम स्कॉलर, आप इस प्रकार की घटनाओं को किस प्रकार से देखते हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, जरा बताइए। क्योंकि बरेली में हिंसा भड़की, स्थिति आपको पता है वहां पर क्या क्या घटनाएं घटी। उसके बाद में अब मेरठ में भी पोस्टर्स चिपकाए गए, पुलिस को रात में पहुंचकर पोस्टर्स को हटाना पड़ा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी बहुत सारे मैसेजेस फॉरवर्ड किए जा रहे थे। एक बड़ी साजिश वहां पर प्लान की जा रही थी, ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। शोएब सिद्दीकी जी, देखिए आशीष भाई, ऐसा है कि ये मामला जो था वो कानपुर से शुरू हुआ था, आई लव मोहम्मद से। आई लव मोहम्मद से मामला काफी बढ़ता गया और कानपुर से होते यूपी, फिर ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड तक मामला पहुंच गया। लेकिन कई डिबेट पे एंकरों ने भी बात कही, बड़े बड़े नेताओं ने भी बात कही कि आई लव मोहम्मद पे ही एफआईआर हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं था। प्रशासन ने खुद इस बात की तस्दीक की थी कि आई लव से किसी को एतराज नहीं है। मामला दूसरा था कि भीड़ बढ़ रही थी, कुछ लोगों ने नारे लगाए या आवाजें दी, उस वजह से एफआईआर लिखी थी। इस पर जांच चल रही है, निष्पक्ष जांच की हमें उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच होगी। बहरहाल आप देखिए, बरेली में जो मामला हुआ था तो कुछ नेता होते हैं, वो हर समुदाय में होते हैं, हर पार्टी में होते हैं, जो कुछ बयान ऐसे दे देते हैं जिसमें माहौल खराब होने की दिक्कतें सामने आती हैं। और मैंने हमेशा हर सियासी लीडर, दुनियावी लीडर से कहा कि इस तरह के बयान से बचने की कोशिश करना चाहिए। और जाहिर सी बात, बरेली में जो मामला हुआ सबके सामने मंजर-ए-आम पर है। और जो मामला आई लव मोहम्मद पे हुआ, तो आप देखिए आई लव मोहम्मद पे जो मामला है सर, देखिए मेरे मोहम्मद साहब जो थे
उनका मामला जो था वो ऐसा नहीं था कि अहिंसा की बात करिए, झगड़े फसाद की बात करिए। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग नबी को मानते हैं लेकिन नबी की बात को नहीं वही मानते। मेरा सवाल है, वही मेरा सवाल है सिद्दीकी जी कि जब कुरान अमन का पैगाम देता है तब ये हिंसक तत्वों को धर्म की आड़ कौन देता है? क्या नहीं लगता कि जब फतवों की बात होती है, अब नहीं लगता कि पूरे मुसलमान समुदाय को आगे आना चाहिए, क्योंकि ये इस्लाम के ठेकेदार नहीं है जो आलम मोहम्मद चिपका रहे हैं। और हैरत की बात यह है सिद्दीकी जी कि ये पोस्टर हिंदू बाहुल इलाके में ले जाकर हिंदुओं के घरों पर चिपकाया जाता है। ये क्या साबित करने की कोशिश है? देखिए आशीष भाई, देखिए ऐसा है कि इस तरह की जो हरकतें कोई करता है मैं समझता हूँ बहुत ही गलत है। उससे होता क्या, देखिए आपने चंद लोग जो होते हैं इस तरह की हरकतें कर देते हैं और शर्मिंदगी होती है, पूरे समाज को करनी पड़ती है। और कल ही मैंने कई डिबेट दी, आपके चैनल पे भी दी। तो मेरी गुजारिश हमेशा एंकर से और चैनल से रही कि इस्लाम को बीच में ना घेरा जाए। अक्सर लोग कहते हैं इस्लाम ये सिखाता है, इस्लाम नहीं सिखाता। आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। होता क्या है कि इस तरह के चंद लोग होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। अगर आप आशीष भाई देखिए, भीड़ में अक्सर जो क्या होता है कि कुछ लोग चंद ऐसे आ जाते हैं जो ईटा पत्थर फेंक देते हैं और उसके बाद पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। लेकिन जो मेरठ का मामला है, जाहिर सी बात है जो मामला संगीन चल रहा था, मैंने कल भी डिबेट पे कही ये बात कही, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से बात खास कर कही कि आप इस तरह कोई काम ऐसा ना करें, फूक फूक के कदम रखें, क्योंकि आपके पीछे जब एक नजर रखी है कि मुसलमान के टारगेट का होता क्या सर, एक बहुत आशीष भाई बारीकी चीज है कि जैसे आशीष भाई शुएब भाई से नाराज हैं तो वो शुएब भाई की कमियां तलाश रहे हैं, और अगर खुश हैं तो उनकी कमियां नहीं बल्कि खूबी की तलाश रहे हैं, खूबी बयान कर रहे हैं। तो मुसलमान का इस जो हालात है सिद्दीकी जी, एक छोटा सा सवाल और, अभी बरेली में जो कुछ भी घटना घटी जाहिर तौर पर वो लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा विषय था, और कानपुर से आप कह सकते हैं चिंगारी भड़की, बरेली में जो कुछ भी हुआ, मेरठ में साजिश की बातें सामने आ रही हैं। इन सब के बीच में योगी आदित्यनाथ सरकार की जो पुलिस है वो भी एक्शन में है। प्रशासन की कार्रवाई से क्या आप लोग संतुष्ट हैं? सही एक्शन हो रहा है, सब कुछ कंट्रोल में है सरकार के प्रशासन के? देखिए आशीष भाई, होता क्या, मैंने हमेशा बात कही, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी बहुत सख्त फैसले के लिए जाने आते हैं और फौरी एक्शन लेते हैं, उसमें कोई एतराज नहीं। मैं समझता हूँ एक भी मुसलमान आपको नहीं मिलेगा मंदिराम पर आकर ये बात कहे कि मुख्यमंत्री जी ये गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री हो या हमारे प्रधानमंत्री हो, कभी इन्होंने एक समुदाय का नाम नहीं लिया। इन्होंने कहा जो भी माहौल खराब करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा, कभी और बात और करिएगा। लेकिन सिस्टम से कहीं ना कहीं चूक होती है। अगर आप बरेली भी देख लें, फिर बरेली की बात आ जाएगी, मेरठ की बात चल रही है। जब बरेली में जब मौलाना ने बात कह दिया था कि मैं इस तरह करूंगा उस तरह करूंगा, तो कम से कम उसी वहां के एसएसपी डीएम को उन मौलाना से मिलकर वही बात कर लेनी चाहिए कि आप इस तरह ना करें, वहीं पर इनको रोक लिया था। तो जो नाहक में जो बच्चे हमारे नौजवान जो हैं जेल में बंद हैं, और जो बहुत से बच्चे तो मेरा समझता 18 साल से नीचे के जेल में बंद हैं, तो उनके घरों पर क्या बीत रही होगी। इस तरह के मामले जो होते हैं, देखिए सिस्टम में कहने की कमी होती है। जैसे मैंने हमेशा एक बात की, कल मैं कह रहा था और आज भी आपके चैनल से मैं कह रहा हूँ कि मेरी गुजारिश है उन लड़कों से, मुसलमानों से खास करके कोई परमिशन के बगैर जो है एक तो सिद्दीकी जी की बात का अगर आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज। दूसरा एक मेरा सवाल है कि योगी मॉडल की बात हर तरफ होती है भाई, हर कोई कह रहा कि योगी मॉडल है, अब जिहादियों की खैर नहीं, लेकिन जिहादियों में इस योगी मॉडल का कोई डर दिख नहीं रहा है। अगर कोई डर दिखता तो शायद मेरठ में जो पोस्टर्स लगे बरेली के तुरंत बाद वो नहीं लगते। अगर डर ना होता तो न जाने कितने सारे मुजफ्फरनगर के दंगे हो चुके होते। मुजफ्फरनगर दंगा हमने सबने देखा और किस तरीके से कोशिशें तो हो रही है ना अविरल जी, कोशिशें तो हो ही रही हैं। अब वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से, वो अलग विषय है, लेकिन इनका मनोबल इतना कैसे बढ़ा हुआ है? ये कैसे रात रात में हिंदू बाहुल इलाकों में जाकर पोस्टर चिपका रहे हैं जब पता है कि उस पोस्टर से बवाल हुआ है अभी एक हफ्ता पहले, तो फिर कैसे? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से दुख का विषय है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से मैं समझता हूं पुलिस प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन पूर्ण रूप से सख्त है और ऐसे तत्वों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, तत्काल प्रभाव से दिया जा रहा है और जेल पहुंचाने का कार्य भी स्पष्ट रूप से किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश अगर चलेगा तो कानून के आधार पर चलेगा। लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का पूर्ण रूप से सही है। और जहां तक विषय है एक तरीके से कंपैरेटिव स्टडी का सवाल जहां तक है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भीषण दंगे हुआ करते थे वो सबने देखा, और जिहादी किस प्रकार सफल होते थे अपने एक तरीके से कार्यकलापों में वो भी सबने देखा है। और आजम खान की बात हो या अन्य लोगों की बात हो, जो सत्ता में बैठे लोग थे वो प्रोटेक्ट करने का काम किया करते थे, वो भी मैं समझता हूं कि सबने देखा है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है पर्टिकुलरली मुजफ्फरनगर के दंगे का, वो पूर्ण रूप से लॉ एंड ऑर्डर अखिलेश यादव के हाथ में था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट इशू है, होम सेक्रेटरी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हो,
डीजीपी हो या एक तरीके से मेरठ के आईजी और डीआईजी हो या एसएसपी मुजफ्फरनगर हो, सब रिपोर्ट किसे करते थे? अल्टीमेटली होम मिनिस्ट्री को करते थे। होम मिनिस्ट्री किसके हाथ में थी? अखिलेश यादव के हाथ में थी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, लेकिन कोई कार्रवाई किसी रूप में नहीं की। एलआईयू आखिर उस समय क्या कर रहा था, उस विषय पे लोग कुछ नहीं कहेंगे। मैं समझता हूं ये वोट बैंक पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, और आज भी जिस प्रकार की वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मैं समझता हूं बहुत मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो जिहादी साजिशें सामने आ रही हैं उसका भी ब्लेम आप पिछली सरकारों को डाल रहे हैं कि उनकी ढिलाई का नतीजा है? नहीं, मैं देखिए कंपैरेटिव स्टडी कर रहा हूं। उस दौर में ये हुआ, लेकिन आज के दौर में ये है कि जिहादी प्लानिंग पूर्ण रूप से हो रही है, लेकिन सारे जिहादी प्लानिंग एक्सपोज हो रही है और सब जिहादी जेल के भीतर जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस पूर्ण रूप से सजग है, पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैद है, और कार्रवाई हो रही थी, हो रही है, और डंके की चोट पे जिहादियों के खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से मंशा का, तो मंशा होती है तभी तो पकड़े जाते हैं, कोई सबूत मिलेगा तभी तो पुलिस पकड़ेगी। मैं समझता हूं ये सबूत मिला, उसके आधार पर पुलिस ने नाकाम करने का कार्य किया, और मैं निश्चित रूप से मेरठ पुलिस को भी धन्यवाद करना चाहूंगा आपके माध्यम से। और ये अच्छी बात है पूर्ण रूप से कि इस प्रकार जिहादी एक्सपोज हो रहे हैं और जेल जा रहे हैं, और सारी साजिशें नाकाम हो रही हैं, और उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के नागरिक, उत्तर प्रदेश की आवाम पूर्ण रूप से सिटीजन्स पूर्ण रूप से आज सुरक्षित है। ये मैं समझता हूं, निश्चित रूप से इसका धन्यवाद योगी जी को पूर्ण रूप से जाता है। ठीक, आप बनी रहेगा हमारे साथ शोएब सिद्दीकी जी हैं। शोएब सिद्दीकी जी, जब इस प्रकार की बातें सामने आती हैं कि जिहादी तत्व के जो जिहादी तत्व हैं या जो कट्टरपंथी तत्व हैं वो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिशें करते हैं, अब इससे पूरे मुस्लिम समाज की छवि को नुकसान पहुंचता है, जाहिर तौर पर, जिसका जिक्र अभी आपने भी किया। नहीं लगता कि जो तमाम धर्माचार्य हैं, जो इस्लाम के बड़े जानकार हैं, उनको आगे आना चाहिए और इस प्रकार की चीज़ों की मजम्मत करनी चाहिए, और ऐसे प्रकार के लोगों के लिए फतवा जारी होना चाहिए, या जो भी नियम कायदे होते हैं उसके आधार पर जो है ये जस्टिफिकेशन, क्लेरिफिकेशन देना चाहिए कि इससे जो है ये पूरे मुसलमानों को एक तराजू में ना तौला जाए? सिद्दीकी जी, कही होता क्या है कि जब मुल्क में इस तरह के मामला चलते हैं, खासकर एक समुदाय जो है टारगेट पर रहता है, तो पहली बात समुदाय को फूक फूक कदर होना चाहिए। वो बात में निकट गई थी आप नहीं, मतलब कौन सा समुदाय टारगेट पर रहता है, मैं समझा नहीं सिद्दीकी जी। देखिए होता क्या, देखिए मैं बता चलूं आपको, ना आप भी समझ रहे हैं, ऐसा नहीं आचार के पर्दे में हम किससे मुखातिब हैं सब जान गए होंगे, क्यों नाम दिया जाए। भाजपा प्रवक्ता भी हमारे भाई, चूंकि हम लोग सुदर्शन पर जो भी बोलते हैं ना सब थोड़ा खुलकर बोलते हैं, तो मैं चाह रहा था कि आप खुलकर बोलें कि टारगेट पर कौन है, क्योंकि अगर आप पहले तो मैं अपने, देखिए मैं पहले अपने भाई की बात का जवाब दे दूं, जो उन्होंने बात की, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, ऐसा नहीं है। देखिए होता क्या, भाई ने एक बात कही कि पिछली सरकारों में रहा था, ऐसा नहीं। देखिए हमेशा सरकार जो मौजूदा रहती है, विपक्ष में जो भी सरकार रहती है, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, वो विपक्ष जो होता है, जो मौजूदा सरकार रहती है, उनकी कोई ना कोई कमियों को निकालते हैं, और जो मौजूदा सरकार रहती है वो उनके अच्छे काम भी अगर पिछली सरकार के होते हैं तो उसको वो कहती है गलत है। इसमें कोई दोहराई नहीं, आप भी जानते हम भी जानते हैं, उगते सूरज को हर आदमी सलाम करता है, सीधी बात। देखिए यहाँ पे बात जहां तक आई है, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि कम से कम हर समुदाय के जो बड़े बड़े मौलाना है, महंत है, पादरी हैं, इनको मंदिर-ए-आम पर आना चाहिए, और आने के बाद जब खास इस तरह का माहौल बिगड़ा हुआ हो तो आना चाहिए। आने के बाद अगर लाइव डिबेट पे नहीं बैठते हैं, जाहिर सी उनका कर पड़ा हो तो ना बैठे, नहीं बैठना चाहिए, लेकिन उनको ये चाहिए सर कि कम से कम उनको सर ये चाहिए कि उनको एक अपनी बाइट बनाकर उसको मंजर-ए-आम पर डाल देनी चाहिए, जिससे डालने से क्या होगा कि उसमें एक समुदाय का मामला जो रहेगा वो सामने ये आ जाएगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, पता नहीं क्यों खामोश बैठते हैं, मुझे भी इस बात की ये जो तौकीर रजा जैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, इनके बारे में अगर आप दो शब्द कहना चाहें तो प्लीज। देखिए मैंने हमेशा कहा कि तौकीर रजा हो या शोएब सिद्दीकी हो या आशीष भाई हो या हमारे अरबिल साहब बैठे हुए हैं, इस तरह के बयान से बचना चाहिए जहां पे मामला बिगड़ जाए। ये मुल्क देखिए संविधान से चलता है, मैंने हमेशा बात कही, चाहे वो शोएब सिद्दीकी हो चाहे आशीष भाई हो, ये मुल्क संविधान से चलता है, संविधान से चलना ही चाहिए। उसके बाद दो चीजें आती हैं, शासनादेश और अध्यादेश। तो शासनादेश चल सकता है लेकिन अध्यादेश से नहीं चलता है। किसी ने भी इस तरह के बयान दिए, बयान से बचना चाहिए, क्योंकि आप बयान देके निकल जाते हैं, उसके बाद आम आवाम को भुगतना पड़ता है। और आप देखिए बरेली में भी देखिए हजारों लड़के जेल चले गए हैं, उसमें तो 18 साल से कम के बच्चे भी हैं। अब उनकी माए अपना जेवर बेच के बेल करा रही है, कोई अपनी दुकान बेच के बेल करा रहा है। तो ये जो बच्चे गए हैं वो अगर पत्थर चलाएंगे तो क्या उनको ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैंने ये नहीं कहा कि कार्रवाई गलत हुई या सही हुई। देखिए आप बात को दूसरी तरफ ले आ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस तरह के बयान से बचना चाहिए। होता क्या आशीष भाई, एक बात समझ लिया बहुत गौर से, एक आस्था होता है। देखिए एक सेकंड पूरी मुकम्मल बात हो जाए। देखिए होता क्या है सर कि आस्था की जहां तक बात आती है आशीष भाई, आस्था जब मामला जुड़ जाता है
चाहे वो हिंदू भाई का हो, चाहे मुसलमान भाई का हो, चाहे ईसाई भाई का हो, चाहे किसी का हो, तो आस्था में आदमी के अंदर से निकल आता है। जैसे मैंने उस दिन आपकी शुरू डिबेट में मैंने कहा और हर चैनल में मैंने बात की कि देखिए मोहम्मद जो हमारे हैं वो मेरे शोएब सिद्दीकी पूरे आलम के हैं, और मोहम्मद के को दिल से आप किसी निकाल नहीं सकते। अगर दुनिया में एक भी मुसलमान अगर है और वो मोहम्मद को नहीं मानता तो मुसलमान ही नहीं है। मसला वही तो है ना सिद्दीकी जी, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप आइला मोहम्मद लिखिए, आप अब उसको कहीं भी चिपकाइए, लेकिन हिंदू बाहुल क्षेत्रों में जाकर चिपकाना ये थोड़ा हैरान करता है। और नहीं, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और साथ में जो आपने शुरुआत में अपनी बात जब शुरू की सिद्दीकी साहब, तो आपने कहा कि जो समुदाय टारगेट पर है या टारगेट पर रहता है, तो कौन टारगेट पर रहता है, मैं इस पर भी थोड़ा आपसे खुलकर बात। के बाद मेरठ को सुलगाने की साजिश रची जा रही थी, लेकिन ठीक समय पर पुलिस पहुंचती है और सभी पोस्टर्स हटा दिए जाते हैं, मामला अंडर कंट्रोल हो जाता है। लेकिन सवाल बेहद गंभीर है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अमरन मलिक हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। कुछ मेहमानों का इंतजार है, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और अरुण कृष्णा जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। काफी देर से हम लोग अमरन मलिक और सिद्दीकी साहब से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अरुण कृष्णा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण कृष्णा जी, आप किस प्रकार से देख रहे हैं ये खुली जिहादी चुनौतियां लगातार सामने आ रही हैं? बरेली के बाद में मेरठ में पोस्टर्स लगाए गए हैं, इन जिहादियों की चुनौती का सामना कैसे किया जाए? इन जिहादियों की चुनौती का सामना सरकारों पर निर्भर ना रहकर जिस भाषा को ये जिहादी समझते हैं इनको ही भाषा समझाई जाए। आप मोहम्मद को, उनके लिए आप आई लव मोहम्मद बोलते हो या कुछ बोलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ये सोचोगे कि जिहाद का नया एक्सपेरिमेंट करोगे और जाके लोगों के घरों पे पोस्टर चिपकाओगे, और जब तुम्हारे पिछवाड़े पे डंडे लगाए जाएंगे पुलिस के, तो वो अपना तुम्हारा जो पुराना विक्टिम कार्ड है वो खेलोगे, वो अब पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुके हैं। इनकी आदत है, ये पूरी तरह से नवरात्रि को एंटी नवरात्रा इन्होंने एक एजेंडा चलाया था। इन्हें कोई मोहम्मद से इन्हें इनका ऐसा कोई सैद्धांतिक इनका जीवन नहीं है जिसमें ये किसी दूसरे को बर्दाश्त करे जी। कोई इनका आई लव मोहम्मद नहीं है, ये केवल नवरात्रि पे दंगा फैलाना था इनको। और जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, मेरठ हो, बरेली हो, बंगाल हो, ये जिहादी आतंकवादी विचारधारा इनकी इसी तरह से लोगों को दिखेगी। मोदी बचाएंगे, योगी बचाएंगे, ये जब तक हिंदू भूलेगा नहीं। और अपने एक चीज और मुझे अरुण कृष्णा जी, नहीं अरुण कृष्णा जी, एक चीज और मेरे मन में सवाल बार बार आता है, जब इतनी ज्यादा जीरो टॉलरेंस पॉलिसीज की बातें होती हैं, कड़े और बड़े एक्शन हम देखते हैं बरेली से लेकर जहां जहां ये जिहादी निकलते हैं वहां पर एक्शन भी होता है, इतनी कार्रवाइयों के बावजूद ये साजिशें जो हैं वो सामने कैसे आ जा रही हैं? इनका मन इतना ज्यादा कैसे बढ़ा हुआ है? ये डरते क्यों नहीं कानून से? डरते नहीं है क्योंकि इनको राजनीतिक सत्ता का संरक्षक प्राप्त है। आधे हिंदू आपने टीवी डिबेट में देखा होगा, चलो यहाँ तो मैं और बीजेपी प्रवक्ता हैं, तो हम दोनों का एक ही जीवन का सिद्धांत है, हमारा सनातन धर्म। नहीं, अभी आपसे पहले शोएब सिद्दीकी जी थे, मुस्लिम स्कॉलर, अभी वो डिबेट से चले गए। वो कह रहे थे आप सबको पता है कि टारगेट पर कौन सा समुदाय रहता है, 18 साल के बच्चों को जेल में डाल दिया जाता है, उनको बच्चे नजर आते हैं इनमें। क्या इस प्रकार की धारणा मुस्लिम स्कॉलर्स की इस प्रकार के तथाकथित बच्चों का मनोबल नहीं बढ़ाएंगे कि अगली बार फिर से वो पत्थर लेकर बाहर निकले? देखो, सांप का बच्चा चाहे 6 महीने का हो, 2 महीने का हो या 6 साल का, सांप का बच्चा तो जहर लेके पैदा होता है। ठीक है, ये इन्होंने एक नया, मैंने आपने दिल्ली में कई जगह सुना होगा, सीमापुरी जैसे इलाकों में, बिल्कुल, अब इन जिहादियों ने नया एक वो निकाला है, मोडस ऑपरेंडी। छोटे छोटे बच्चों को चाकू दे देते हैं और हिंदुओं को चाकू मार के भाग जाते हैं, वो उनकी हत्या कर देते हैं। जो जज बैठा होता है, आपको पता ही है हमारा जुडिशल सिस्टम कितना निम्नतम स्तर का है, वहां ये बच्चे जाते हैं, ये सिपोले जाते हैं और कहते हैं जी ये देखो 14 साल का था, ये तो बच्चा है, तो 3 महीने का उसको वो रिफॉर्म सेंटर सा कुछ देके बाहर आ जाता है। तो ये क्या कर रहे हैं, एक नया इन्होंने पैतरा अपनाया है, उन्हीं सपोलों से हिंदुओं की दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में हत्या करवा रहे हैं। ये जैसा मैंने कहा कि जैसे ऐसे तो इसका कोई स्थायी समाधान है कि नहीं है? इस प्रकार के मामले कब तक सामने आते रहेंगे? और बतौर एक हिंदू हम खुद को सुरक्षित कहां और कब और कैसे महसूस करेंगे भाई? ये भी तो हमको समझना होगा ना। इसका एक ही इलाज है, कंफर्ट जोन से हिंदू बाहर निकले। और सबसे बड़ी दुख की बात आपको बताऊं, जिस तथाकथित हिंदूवादी पार्टियों को हम
हम ये वोट देते हैं बीजेपी को, हम्म, ये बात बता रहा हूं अब तो मैं गुरुग्राम की। गुरुग्राम में यहाँ की चंद्रा नाम की सीपी थी। जब मेवात में हमारे भाई मारे गए, हमने तो बड़ी उस पर काम किया, बहुत काम किया हमने, लोगों को आर्थिक सहायता भी करी। तो इन्हीं बीजेपी का सीपी थी एक महिला तमिलनाडु की, हिंदू छोटे छोटे बच्चों के नामों से 2-4 दुकानें तोड़ दी उन्होंने मुसलमानों की, तो उनके नाम से मुकदमे करवाए बीजेपी वालों ने, उनके नाम से मुकदमे। जवाब दीजिए अविरल जी। अविरल जी हैं हमारे साथ बीजेपी के हिंदू कार्यकर्ता, हाँ। अगर ये जानते बीजेपी वाले, हाँ। अगर हम अपने हाथ खींच लेना तो ये धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। केवल हमारे हिंदुत्व की विचारधारा है, बीजेपी टिक रही है। लेकिन कोई एक मुख्यमंत्री है इनमें दम जो ये कह दे अपने डीजीपी से कि आज के बाद अगर तुमने किसी भी हिंदुत्ववादी नेता को हाथ भी लगाया, तुमने हाथ भी लगाया तो तुम्हारी वर्दी उतार लेंगे हम। जवाब दीजिए। अविरल मलिक जी हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनसे जवाब सीधा ले लेते हैं। नहीं, सरकार और पार्टी की तरफ से अरुण जी, विकास, अरुण जी, सरकार और पार्टी की तरफ से उनका पक्ष रखने के लिए अविरल मलिक जी हैं। अब आपने चूंकि बड़े आरोप लगाए और ये कहा भी जाता है, बीजेपी को लेकर कहा भी जाता है, कई बार मैंने देखा है कि विपक्ष नेता भी ये कह देते हैं कि जो तथाकथित कहते हैं कि हम हिंदुओं के बड़े हितैषी हैं, वो हिंदुओं की ही रक्षा नहीं कर पा रहे, हिंदू कुचल दिया जाता, मार दिया जाता, एक भी बीजेपी के नेता वहां उनके बचाव में नहीं पहुंचता है। इस प्रकार के आरोप भी अविरल मलिक जी लगते हैं पार्टी पर, सरकार पर। एकमात्र देखिए, ये तो अनेकों प्रकार के उलझुल आरोप लगाते रहते हैं। ये कहते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, तो क्यों चल रहा है? मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में जो भी हो रहा है संविधान के मुताबिक हो रहा है, कानून के मुताबिक हो रहा है। अगर कहीं गैर कानूनी कृत्य होता है, गैर कानूनी कार्य होता है, असंवैधानिक कार्य होता है, विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं, लगाते रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, अरुण जी कुछ और कह रहे हैं। अरुण जी की बात मेरे प्रिय, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात अविरल जी दोबारा सुनिए। आप कैसे सत्ता में आते हो बताना जरा। आपको सत्ता में मुसलमान वोट देते हैं, आपको सत्ता में लेफ्टिस्ट वोट देते हैं, आपको सत्ता के सेकुलर वोट देते हैं, आपको केवल शुद्ध सनातन विचारधारा के लोग बीजेपी को वोट देते हैं। और बीजेपी क्या करती है, सत्ता में आती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मिल गया सबका विकास। आपने कश्मीर के पत्थरबाजों को, जिनकी 500 रुपए की औकात नहीं थी, आपने उनको टूरिज्म के नाम पे करोड़पति बना दिया, उन आतंकवादियों को। आपकी बीजेपी सरकार, कोई सुन नहीं रहा इसलिए आपको बोल रहा हूं मैं बात, आपकी बीजेपी सरकार में जितने ये जिहादी यूपीएससी के एग्जाम पास करें, आज तक पास नहीं करे। आपके बीजेपी सरकार में जितना ये जो बच्चे पैदा कर रही है सुअरों की तरह, इनके आप ठीक है। नहीं, मैं थोड़ा सा अरुण कृष्णा जी, चूंकि हम टीवी चैनल पर बैठे तो मैं चाहूंगा कि थोड़े से शब्दों की मर्यादा रहे तो ज्यादा बेहतर है। बाकी मैं आपकी बातों का जवाब ले लेता हूं अविरल मलिक जी से। अविरल जी, इट्स योर टर्न। प्लीज मैं चाहूंगा कि जो भी बातें अरुण कृष्णा जी कही है, प्लीज आप उस पर जवाब दीजिए। आप ये पूछिए कि बिल्कुल जहां तक विषय एक तरीके से देश भर का, और उसके साथ साथ जिस तरीके से पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर की बात की इन्होंने, तो मैं सोचता हूं जम्मू कश्मीर से 370-35 को डंके की चोट पे हटाने का कार्य हमने किया, कुछ नहीं हटा, और डंके की चोट पे हुआ। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से कश्मीरी पंडितों का, मैं सोचता हूँ कश्मीरी पंडितों के हित में कोई विपक्ष का नेता नहीं बोलता है, ना बोलना चाहता है। लेकिन सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी कल भी कश्मीरी पंडितों के साथ थी, आज भी कश्मीरी पंडितों के हित में खड़ी है, भविष्य में भी कश्मीरी पंडितों के हित में खड़ी रहेगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से जिहादियों को किसी रूप में नहीं बख्शा जाएगा, आतंकवादियों को किसी रूप में नहीं बख्शा जाएगा, खालिस्तानियों को किसी रूप में, माओवादियों को, नक्सलवादियों को, उग्रवादियों को, और उसके साथ साथ अलगाववादियों को किसी रूप में नहीं बख्शा जाएगा, ये हमारा स्पष्ट मानना है। और एक भारत की बात करते हैं, और साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से उत्तर प्रदेश का, अरुण जी देखिए, हमको ये भी समझना होगा। अविरल जी एक मिनट देखिए, ऐसा आज है नहीं स्थिति। उत्तर प्रदेश का विकास भी योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ओके, लेकिन नहीं, एक सेकंड अविरल जी, अरुण जी देखिए, आपकी भावनाओं का सम्मान है और आप जो कह रहे हैं जाहिर तौर पर हर हिंदू के मन में इस प्रकार के प्रश्न उठते होंगे। हो सकता है स्टूडियो के बाहर जाने के बाद मेरे मन में इस प्रकार के सवाल आए, लेकिन चूंकि ये देश है और देश संविधान के हिसाब से चलता है, कानून के हिसाब से चलता है। अब हम सब मिलकर ये कहें कि कानून व्यवस्था को हम ना ध्यान दें, हम संविधान को ना देखें और आत्मरक्षा के लिए संगठित होकर धर्म युद्ध नहीं छेड़ सकते सर, वो समय अब नहीं है, चीजें बहुत बदली हुई। लेकिन मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, आप मेरी बात समझिए। एक जिहादियों का एक जज मुसलमान कहता है, एक मुसलमान कोर्ट में पेश होता है, कहता जी मुझे इसने मारा, तो वो जज कहता है अरे काफिर से पिट के आ गया, मार क्या था तो हम देखते।
जब एक जज की ऐसी मानसिकता हो सकती है, तो क्या एक मुख्यमंत्री जिसको वोट केवल हिंदुत्ववादी लोगों ने दिया है, क्या वो मुख्यमंत्री ये नहीं कह सकता अपनी सीपी को, अपने डीजीपी को कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, किसी गौ भक्त को, किसी हिंदूवादी नेता को हाथ मत लगा देना, आपको प्रोटेक्शन देनी है? क्या कमरे में बैठ के बोल नहीं सकता बीजेपी का मुख्यमंत्री? लेकिन वो जैसे ही पद पाता है वो बन जाता है सेकुलर, ठीक है, मेरे सबका पास साथ सबका विकास। बिल्कुल बिल्कुल मेरे पास समय सीमित था। बहुत आभार आपका अरुण जी, आपने समय दिया। अवरल भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, और सिद्दीकी जी जुड़े थे, उनका भी बहुत आभार। देखिए मेरठ में बड़ा खुलासा हुआ भाई, तो पता चला कि जैसे बरेली में हिंसा हमने देखी, उसी प्रकार की कोई साजिश मेरठ में भी रची जा रही थी। पोस्टर्स चिपकाए जा रहे थे, लेकिन पुलिस सजग थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पोस्टर्स को हटा दिया और एक बड़ी घटना मेरठ में होते होते रह गई। इस चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।